आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 10th की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 44 यानी कि 44 और हमारी वर्कशीट है राजनीतिक विज्ञान पुस्तक से और हमारी 10वीं की यह कक्षा के लिए इस वर्कशीट की आज की तारीख है 15 अक्टूबर। चलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम राजनीतिक दल के बारे में पढ़ रहे थे, आपको याद ही होगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से कुछ और ज़रूरी बातें राजनीतिक दल के बारे में जान लेते हैं। मैं याद दिलाती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल के कितने हिस्से होते हैं, नेता, सक्रिय नेता, अनुयायी यानी कि 3 हिस्से। फिर हमने राजनीतिक दल के 5 कार्य पढ़े थे, मुख्य 5 कार्य, और इसके उनके अलावा भी राजनीतिक दलों के कार्य होते हैं, लेकिन हमने 5 मुख्य कार्य पढ़े थे और उसी तरीके से हमने 5 मुख्य आवश्यकताएं पढ़ी थी कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। अब उसी वर्कशीट को हम आगे या हम उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं अन्य वर्कशीट के जरिए से, और आज हम जानेंगे कि राजनीतिक दल के प्रकार कितने होते हैं। तो राजनीतिक दल हमें कई प्रकार के दिखाई देते हैं। यहाँ पर हम 3 प्रकार के दलों की चर्चा करेंगे। तो राजनीतिक दल, या ये कहें कि किसी देश में कितने प्रकार के दल होते हैं, या किसी देश में राजनीतिक दल किस तरह के हो सकते हैं, या ये कहें कि दलों की जो व्यवस्था है वो कितने प्रकार की हो सकती है। तो राजनीतिक दलों की व्यवस्था कितने प्रकार की है, या राजनीतिक दल किस प्रकार से अलग अलग देशों में हमें दिखाई देते हैं, अगर हम ये पूछें तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर में आप वही बताएंगे जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि राजनीतिक दल की दलीय प्रणाली क्या है, या राजनीतिक दलों के संदर्भ में दलीय प्रणाली का उल्लेख कीजिए, दलीय प्रणाली का वर्णन कीजिए, दलीय प्रणाली के बारे में बताइए। तो हम बताते हैं कि दलीय प्रणाली मुख्यतः हमें 3 प्रकार की देखने को मिलती है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर सिर्फ एक दल है, यानी एक ही राजनीतिक पार्टी है, और उसी पार्टी से 2, 3 या 4 जितने भी लोग लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, वो चुनाव में खड़े होते हैं और खड़े होकर लड़ते हैं। आपको पता ही है, चुनाव जब होते हैं तो अलग अलग लोग चुनाव में भाग लेते हैं और हम कहते हैं कि वे लोग चुनाव में खड़े हैं, यानी कि भाग लेते हैं। और हमें जो जो व्यक्ति पसंद होते हैं हम उसी के हिसाब से एक एक व्यक्ति को अपना वोट दे देते हैं। अलग अलग लोगों के वोट पड़ते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि चुनाव होता है, वोट पड़ते हैं, तो अगर एक ही दल के सारे लोग हैं तो उनकी विचारधारा भी एक ही होगी। ये हम अब तक जान चुके हैं, ये हम अब तक सीख चुके हैं। जैसे मैंने आपको पिछली बार वर्कशीट में उदाहरण दिए थे कि किस तरह से अलग अलग दलों की विचारधारा अलग अलग है। जैसे मैंने आपको भाजपा के बारे में बताया कि उनकी मुख्य विचारधारा ये है। फिर मैंने आपको बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में कहा कि उनकी मुख्य विचारधारा यह है। जब हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग पार्टी की अलग अलग विचारधारा है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि अगर दल एक ही है तो विचारधारा एक ही रहेगी। फर्क बस इतना रहेगा कि आपके सामने व्यक्ति अलग अलग हैं। जैसे मान के चलिए, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि आपने उदाहरण लिया किसी भी एक पार्टी का। मान के चलिए आप सत्ता पार्टी का ही आप उदाहरण ले लीजिए। आप आम आदमी पार्टी का या फिर आप भाजपा का उदाहरण ले लीजिए। तो हम भाजपा का उदाहरण ले लेते हैं। तो आप जब भाजपा को देखते हैं तो आपने उसमें अलग अलग तरह के व्यक्तियों के बारे में देखा, जाना और सुना। अगर हम बात करें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, तो वो भाजपा पार्टी से ही थे, हम सब जानते हैं इस बात को, उनका व्यक्तित्व। और फिर आज हम बात करते हैं एक अन्य व्यक्ति के बारे में जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, या इसी पार्टी के कुछ अन्य लोगों की बात करते हैं जैसे अमित शाह हो गए, राजनाथ हो गए, या किसी दूसरे व्यक्ति की बात कर लीजिए, स्मृति ईरानी की बात कर लीजिए, वो भी भाजपा की जो है वो एक नेता रही हैं, या फिर आप दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर की बात कर लीजिए। तो अब आप ध्यान से जब देखेंगे और समझेंगे, मान के चलो भारत में एक ही पार्टी होती, भाजपा पार्टी होती, और आपने देखा कि गौतम गंभीर जो है वो दिल्ली से एक सांसद के रूप में उसने जीत हासिल की, तो वो नेता बन गए।
लेकिन अगर एक ही तरह के लोग होते तो उनकी विचारधारा तो एक ही रहेगी, विचारधारा वही रहेगी जो है, बस लोग अलग अलग हो गए। मतलब गौतम गंभीर एक अलग तरीके के व्यक्ति हैं जिनको खेलने में रुचि है, अन्य कार्यों में उनकी कोई रुचि नहीं है। शायद दिल्ली में उनका अपना आपको वो रहते हुए भी कहीं दिखाई ना दे, जबकि नेता दिल्ली के हैं, सांसद दिल्ली के हैं, आपको दिल्ली में दिखाई ही नहीं देंगे। जिस वक्त इलेक्शन चल रहे थे उस वक्त भी वो दिल्ली की जगह पर अपने मैचों में थे, क्रिकेट मैच में। तो आपके सामने जब एक ही पार्टी होती है तो सिर्फ इतना फर्क हो जाता है कि विचारधारा वही का वही, वही की वही है, बस अलग अलग तरीके के व्यक्ति मिल जाएंगे। किसी की खेलने में रुचि है, नेता होने में उनकी रुचि नहीं है, फिर या फिर किसी की बड़ा नेता होने में रुचि है, उनकी प्रवृत्ति नरेंद्र मोदी जैसी हो सकती है, गौतम गंभीर जैसी भी हो सकती है। या फिर आपने देखा मनोज तिवारी, वो भी भाजपा के नेता हैं, तो गाने में उनकी रुचि हो सकती है नेता बनने से ज्यादा। तो आपके सामने अलग अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, लेकिन एट दी एंड उनकी विचारधारा वही रहेगी जो पार्टी की है। तो अलग अलग व्यक्तित्व के लोग आपके सामने खड़े होते हैं अगर एक पार्टी है तो इस तरह की प्रणाली कहाँ दिखाई देती है? इस तरह की प्रणाली दिखाई देती है चीन में। तो ये लगा लीजिए चीन में सिर्फ एक ही पार्टी है और एक जगह से। मैंने आपको जो भाजपा के जितने भी उदाहरण दिए, ये सब मैंने आपको नेताओं के दिए और ये अलग अलग जगह पर हैं। लेकिन मान के चलो दिल्ली के एक आपका एरिया है, मान के चलो आप किसी एक क्षेत्र के निवासी हैं, आप मान के चलो ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, पूर्वी दिल्ली में रहते हैं, और ये सारे लोग पूर्वी दिल्ली से लड़ें सांसद की सीट के लिए, मतलब नरेंद्र मोदी और गौतम गंभीर, मनोज तिवारी, राजनाथ और एक प्रमुख नाम और हमने लिया अमित शाह। मान के चलो ये 5 लोग आपके पूर्वी दिल्ली से, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, आप पूर्वी दिल्ली की जगह उसका नाम अपने मन में सोच लीजिए कि आप पूर्वी दिल्ली में हैं, उत्तरी दिल्ली में, आप जहां पर भी मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, आप सोच के देखिए कि आपके क्षेत्र से ये 5 लोग चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो आप किसको वोट देंगे? गाने वाले व्यक्ति को, जिसकी गाने में रुचि है, खेलने में रुचि है, जिसकी नेतागिरी में रुचि है, या जिसकी अलग अलग चीज़ों में जिनकी रुचि है, जिन्हें आप जानते हैं? स्मृति ईरानी, वो एक स्त्री हैं, उनकी रुचि भी आपको पता है, पहले टीवी में रही, सीरियल में रही, उसके बाद उन्होंने वो संभवतः छोड़ दिए, उसके बाद फिर आपको कभी कभी उनका चेहरा दिखाई दिया। तो आप बहुत सोचते समझते हैं और उसके बाद उन्हीं में से आपको किसी एक को चुनना है। आप किसी को भी चुनेंगे तो उसी में से चुनेंगे। तो ये जो स्थिति है ये आपको चीन में दिखाई देती है और इस स्थिति को बोलते हैं एक दलीय प्रणाली। क्या बोलते हैं इसे? एक दलीय प्रणाली, जहां पर सिर्फ एक पार्टी होती है और चुनाव के वक्त एक ही जगह से उसी पार्टी के 4, 5, 2, 1, 3 जितने भी नेताओं को लड़ना है वो उसी जगह से लड़ते हैं और फिर दूसरी जगह से भी उसी पार्टी के लोग लड़ते हैं। मतलब पूर्वी दिल्ली में भी भाजपा ही लड़ रही है, मान के चलो 5 लोग भाजपा के खड़े हैं, तो उत्तरी दिल्ली में भी भाजपा ही के 5 लोग खड़े हैं, और फिर मान के चलो दूसरी जगह पर भी भाजपा के ही 5 लोग खड़े हैं। हर जगह पे 5 या 6, 7 जितने भी खड़े हैं लड़ने के लिए खड़े हैं। तो एक ही पार्टी हो और उसी के ही लोग लड़ें, और बस लोग अलग अलग प्रवृत्ति के होंगे, किसी को कुछ पसंद है, किसी का व्यवहार अलग तरीके का होगा, किसी के कार्य अलग तरीके होंगे, किसी का चरित्र अलग तरीके का होगा, बस यही फर्क होगा। पर पार्टी की विचारधारा वही रहेगी कि पुरानी भारतीय संस्कृति को अपनाकर हम आगे की ओर बढ़ें, हमारी पार्टी हिंदू प्रधान पार्टी रहेगी। ये बीजेपी का मुख्य विचारधारा मानी जाती है। तो यही विचारधारा रहेगी, चाहे कोई भी जीत जाओ, चाहे गौतम गंभीर जीत जाओ, चाहे मनोज तिवारी जीत जाए, और चाहे कोई और जीत जाए, नरेंद्र मोदी जीत जाए, विचारधारा वही रहेगी। केवल आपको इतनी सुविधा असुविधा हो जाएगी कि आपको जब जरूरत है अपने सांसद की तो गौतम गंभीर को आप दिल्ली में ढूंढेंगे तो वो आपको मिलेंगे नहीं, केवल इतना फर्क होगा, पर विचारधारा वही रहेगी। तो इस तरह की विचारधारा जहां पर एक दल है लेकिन चुनाव होते हैं तो उसी पार्टी के 4 लोग, 10 लोग, 6 लोग खड़े हो जाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। तो चलो आओ पढ़ लेते हैं। मुझे लगता है एक दल को ही समझना मुश्किल है, उसके बाद बाकी सब आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आजादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे चीन। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे ना, एक दल है तो चुनाव कैसे होगा? तो चुनाव ऐसे होगा जैसे मैंने आपको बताया, उसी दल के 4-6 नेता एक जगह से खड़े होते हैं और लड़ते हैं, दूसरी जगह से भी उसी दल के नेता खड़े होते हैं और लड़ते हैं, और उनमें से जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो जीत जाता है। ये थी इतनी सी बात, वो भी एक दल की। अब दूसरे बात करते हैं,
कुछ देशों में सत्ता दो दलों में बंटती है और दो दलीय व्यवस्था कहते हैं इसे, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन। अब आप देखते हैं, अमेरिका का उदाहरण ले लेते हैं, क्योंकि अमेरिका आपके लिए, मुझे लगता है मीडिया में आप ज़्यादा उसके बारे में सुनते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा जाना पहचाना रहेगा नामों के मामले में। जैसे पीछे हमने बात की कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे ओबामा जी, ठीक है। उसके बाद वो, उनकी पार्टी के बाद जो दूसरी पार्टी सत्ता में आई, तो ट्रंप जो है वहां के राष्ट्रपति बने। अगर ट्रंप की जो राजनीतिक पार्टी है या राजनीतिक दल जो है, अब जब तक वो जीतेगा तब तक अपने दल से एक राष्ट्रपति बनाएगा, लेकिन जैसे ही वो दल हारेगा तो फिर कौन जीतेगा? वही दल जीतेगा जिसमें बराक ओबामा शामिल थे। हो सकता है कि वो राष्ट्रपति ओबामा की जगह इस बार किसी नए व्यक्ति को बनाए। मान के चलिए कि अभी तो ईश्वर उनकी आयु लंबी करे, ओबामा जी जो है अभी जीवित हैं, लेकिन जब वो राजनीतिक दलों को छोड़ दें या इस पार्टियों के इस कामकाज को संन्यास दे दें या दिवंगत हो जाएं, तो उस स्थिति में क्या होगा? किसी नए व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा अगर वो पार्टी जीतेगी। तो वहां पर होता ये है कि दो ही पार्टी हैं और उन दो पार्टियों के ही कैंडिडेट हर जगह से खड़े होते हैं। मतलब लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो पहली वाली पार्टी के किसी व्यक्ति जो खड़ा हुआ है उसको वोट देंगे या दूसरी वाली को वोट देंगे। तो वहां पर एक ही पार्टी से 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग नहीं खड़े होते, वहां पर 2 दल हैं और हर जगह से 2 लोग खड़े होते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अमेरिका और ब्रिटेन 2 दलीय व्यवस्था है, वहां पे 2 पार्टी होती हैं और हर जगह से जब इलेक्शन लड़े जाते हैं, चुनाव होते हैं, तो 2-2 व्यक्ति खड़े होते हैं, एक दल से एक और दूसरे दल से एक। अब आप आइए भारत की व्यवस्था पे। जिस तरह की व्यवस्था भारत में है इसको बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। यहाँ पे बहुत सारे दल हैं और हर दल से एक एक व्यक्ति खड़ा होता है। जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत। अब भारत का उदाहरण तो आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि बहुदलीय व्यवस्था क्या है। जो भारत में वो बहुदलीय व्यवस्था है। बहुजन समाजवाद पार्टी भी लड़ रही है, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, भाजपा लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, तो मार्क्सवादी पार्टी लड़ रही है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कह के नाम से भी आप जानते हैं, और भी पता नहीं बहुत सारी पार्टियां हैं और सब लड़ती हैं और सबसे एक एक व्यक्ति खड़ा होगा एक क्षेत्र से और इलेक्शन होता है। इसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। ये थोड़ा सा पेचीदा था, लेकिन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इतना समझाने के बाद। एक दल, 2 दल और बहुदल, 3 तरीके की दलीय प्रणाली अलग अलग देशों में देखी जाती है, जिन्हें हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जानते हैं, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र में ही होते हैं। तो अब चलते हैं आगे। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, वैसे आपने ये बात 9वीं में पढ़ी होगी कि ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पे वोट तो होते हैं लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है। जैसे चीन में एक दलीय व्यवस्था है। इस तरह की व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं मान सकते, क्योंकि लोगों के पास अलग विचारधारा, जो लोग अलग विचारधारा के हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है वोट करने का। तो लोकतंत्र में आपके पास वोट करने के लिए जिस विचारधारा को आप अपनाते हैं, चाहते हैं, उस विचारधारा के ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय दल बनाम राष्ट्रीय दल। तो दल की बात तो हमने पढ़ ली, अब हम राष्ट्रीय और प्रांतीय दल के बारे में बात करें। अब प्रांत का मतलब होता है राज्य, जैसे दिल्ली राज्य है, केंद्र शासित राज्य है पर है तो राज्य ही। दिल्ली राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, पंजाब राज्य है, अलग अलग राज्य हैं। और फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय दल की। तो ये क्या है? दरअसल इसे समझने के लिए आपको थोड़ी सी और मशक्कत करनी होगी। अगर कोई पार्टी बनती है, अगर कोई भी पार्टी बनती है या कोई भी व्यक्ति एक पार्टी की स्थापना करता है, मेरे कहने का मतलब राजनीतिक दल की स्थापना करता है, तो वो एक राज्य में लड़ता है। तो राज्य के जो इलेक्शन होते हैं, आपको पता है मुख्यमंत्री के लिए हम मुख्यमंत्री के लिए हम वोट करते हैं, तो उसमें विधायक चुने जाते हैं। तो जब ये वाले इलेक्शन होते हैं जिसमें हम अपना मुख्यमंत्री और विधायकों को चुनते हैं, उस वक्त प्रांत में अलग अलग पार्टियां भाग लेती हैं और उन्हीं पार्टियों में से कुछ ऐसी पार्टी होती हैं, जब प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं जिसमें हम अपना सांसद चुनते हैं, वो उसमें भाग नहीं ले पाते। तो अब ये बड़ा सवाल है कि क्या हर दल
प्रधानमंत्री या सांसद वाले इलेक्शन में भाग ले सकता है कि नहीं? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या सभी पार्टियां सभी इलेक्शन में भाग ले सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपको पहले तो कुल मिलाकर हम पहले ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें एक पार्टी जब अपना गठन करती है या अपने आप को बनाती है तो वो कब राज्य में चुनाव लड़ सकती है और कब वो राष्ट्र के स्तर के जो चुनाव होते हैं, जिसे हम लोकसभा के चुनाव कहते हैं, प्रधानमंत्री के चुनाव कहते हैं, सांसद के इलेक्शन कहते हैं, उसमें भाग लेती है। तो चलो समझते हैं। आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि पहले अगर कोई भी पार्टी अपने आप को अपना निर्माण करती है, अपने आप को संगठित करती है, संस्थापित करती है, तो पहले उसे प्रांतीय दल बनना होता है। उसके बाद वो निश्चित सीटों को जब निश्चित राज्यों में, मतलब कुल राज्यों में, और वो संख्या अब दी गई है और हम उसके बारे में अभी पढ़ने वाले हैं, तो 4 राज्यों में जब वो जीत जाती है तब ही वो आगे राष्ट्र के स्तर पर जो है भाग ले सकती है। तो चलो आओ इसे देखते हैं, आपको शायद पढ़ने के बाद ज्यादा स्पष्ट होगा। देखिए, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल मतों का 6% यानी 6% मान लीजिए से या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत हासिल करती है, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिलती है। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना। तो ऐसा कोई भी दल जो चुनाव में भाग लेता है और उनमें से जो वोट पड़ते हैं, वहाँ के जो कुल पड़े हुए वोट होते हैं, उसका 6% अगर उसे मिल जाता है और 2 सीट मिल जाती हैं, मतलब 2 सीटों पर जीत उसे हासिल करनी होगी, मतलब उसके 2 विधायक बनने चाहिए, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन है तो विधानसभा के इलेक्शन में विधायक बनते हैं। तो 2 विधायक अगर उसके बन गए और 6% उसको वोट मिल गए तो वो बन गया राज्य का राजनीतिक दल। ठीक, अब इसी बात, उसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। ये जितने भी दलों के नाम दिए हैं ये सारे प्रांतीय दल हैं, यानी राज्य के दल हैं। अब इसी बात को आगे समझ लेते हैं। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल करता है। देखो ध्यान से पढ़ेंगे हम इस बात को कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, मतलब अभी हमने बात की ना कि ऊपर विधानसभा का इलेक्शन होता है। विधानसभा के इलेक्शन में हम किसको चुनते हैं? विधानसभा के इलेक्शन में हम मुख्यमंत्री का और अपने विधायकों का चुनाव करते हैं। तो जिस वक्त मुख्यमंत्रियों का और विधायकों का चुनाव हो रहा है, कोई भी दल अलग अलग जगह से अगर वो लड़ रहा है, अलग अलग राज्यों से अगर लड़ रहा है, आप उदाहरण ले लीजिए आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनावों में भाग लिया जब विधानसभा के इलेक्शन हुए, यानी मुख्यमंत्री वाले इलेक्शन हुए। पंजाब में भी भाग लिया, गोवा में भी भाग लिया। इस तरीके से वो 4 राज्यों में भाग ले और 4 राज्यों में भाग लेने के बाद उसे कुल जितने वोट पड़े हैं उनका 6% मिल जाए और कम से कम उसे लोकसभा के इलेक्शन में 4 सीटें मिल जाएं, तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। ये बात को फिर से एक बार समझने की कोशिश करो कि कोई भी पार्टी लोकसभा चुनाव में, यानी कि प्रधानमंत्री वाले चुनाव में जितने वोट पड़े उस कुल वोटों का, या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हासिल कर ले। मतलब या लोकसभा के इलेक्शन में 6% मिल जाए उसे, या फिर विधानसभा में 4 राज्यों में उसको 6% मिल जाए। दोनों में से कोई भी स्थिति अगर हो जाएगी, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में उसे 4 सीटें मिल जाएं और विधानसभा के इलेक्शन में 4 राज्यों में 6% मिल जाए, तो वो राष्ट्रीय दल बन जाएगी। लेकिन अगर 4 राज्यों में उसे 6% नहीं मिला तो वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनेगी। या फिर उसे लोकसभा के इलेक्शन में अगर उसे 4 सीटें मिल जाती हैं तो भी वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो दोनों में से उसको एक कंडीशन पूरी करनी होगी।
हो सकता है चीज़ें आपके दिमाग में मिक्सअप हो गई हूँ, मैं एक बार फिर से अलग अलग करने की कोशिश करती हूँ, रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जब नया दल बनता है तो वो सबसे पहले राज्य में चुनाव लड़ता है। राज्य में चुनाव लड़ने पर राज्य में जितने भी वोट पड़े उसका 6% या 2 सीट अगर उसे मिल जाती हैं तो वो राज्य दल बन जाता है। उसके बाद वो 4 राज्यों में अगर इसी तरह से विधानसभा का जब इलेक्शन हो रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर अक्सर विधानसभा के वोट पड़ते हैं और अक्सर उनकी तारीख अलग अलग होती है। खैर, लोग तो अलग अलग जगह से अलग अलग ही खड़े होते हैं अक्सर। तो वही जो दल है, राज्य दल जो बना है, अपने एक जगह से उसने वोट में भाग लिया और वहां से उसे 2 सीट मिल जाए, फिर उसने दूसरे राज्य में भी भाग लिया, मान लो वहां से भी उसे सीट मिल गई, तीसरे में भी भाग लिया, चौथे में भी भाग लिया। हर जगह से उसे अगर कम से कम 4 जगह से अगर उसे 6% वोट पड़ गए या 2 सीटें मिल गई, 4 जगहों से 2-2 सीटें मिल जाएं या 6-6% वोट पड़ जाएं, तो वो जो राज्य दल है वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई। अगर वो 4 जगह से नहीं जीता, सिर्फ एक ही जगह पर उसे 6% वोट पड़े या 2 सीटें मिली, जीत गई, 2 सीटों पर जीत गए वो विधानसभा के इलेक्शन में, तो सिर्फ राज्य दल कहलाएगा वो, फिर वो राष्ट्रीय दल नहीं कहलाएगा। मतलब एक जगह पर जीत हासिल करने पर कोई भी दल जो है वो राज्य दल बन जाता है, 2 सीट निकलने पर, मतलब 2 सीट निकलने पे या 6% वोट पड़ने पे। और अगर वही दल जो है वो 4 राज्यों में सीटें निकाल ले, 2 सीटें निकाल ले या 6% वोट ले ले, तो वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। ये तो हुई एक कंडीशन। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि और किस स्थिति में उसे राष्ट्रीय दल माना जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये है कि जब प्रधानमंत्री वाले लोकसभा वाले इलेक्शन होते हैं, अगर उस समय राज्य दल चुनाव में भाग लेता है और चुनाव में भाग लेने पर वो 4 सीटें अपने राज्य से निकाल ले, मतलब क्योंकि वो राज्य दल है, अपने राज्य से भाग ले रहा है और वहां से उसने अगर 4 सीटें जीत हासिल कर ली, 4 सीटों पर हम बात करें ना, 4 सीटें पर उसे जीत हासिल होनी चाहिए, तो जिन जगहों से उसने भाग लिया है लोकसभा के इलेक्शन में, जिन भी जगहों से उसने भाग लिया है, उसने अगर 4 सीटें निकाल ली, 4 सीटों पे जीत हासिल कर ली, तो भी वो राष्ट्रीय दल बन जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय दल बनने का मतलब है वो अब विपक्ष में बैठेगा। विपक्ष मैंने हमने बताया ना कि जो सरकार जीत जाती है वो सत्ता पक्ष बनती है, जो हार जाती हैं वो विपक्ष बनती है। तो विपक्ष में कौन बैठती हैं? जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको ये समझ में आ गई होगी। थोड़ी सी पेचीदा है पर बहुत काम की है, आपको पता होना चाहिए। तो चलो कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों की बात कर लेते हैं जो कि राष्ट्रीय दल हैं भारत के, मतलब वो लोकसभा के इलेक्शनों में भाग लेते हैं और अक्सर विपक्ष में बैठते हैं या फिर सत्ता पक्ष में भी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है, या कहें कि वही भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। उसकी स्थापना हुई थी 1885 में। एओ हयूम नाम के व्यक्ति ने इनकी स्थापना की थी और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो है हाथ का पंजा। इसकी विचारधारा है मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता, मतलब भारत में किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेंगे, सबको एक समान मानेंगे, कमजोर और अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। मतलब इसके अलावा भी बहुत हैं, ये मुख्य बातें हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी की मुख्य बात क्या है? वो है प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत को बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता इत्यादि। इसका चुनाव चिन्ह है कमल और इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। अब बहुजन समाजवाद पार्टी का निशान है हाथी, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और इसकी विचारधारा जो है उसमें मुख्यतः बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले और पेरियार जैसे जो विचारक थे उनके अनुसार, उनसे प्रेरणा लेकर ये सरकार बनाएंगे और चलाएंगे। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान रखेंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे। फिर हम बात करें कम्युनिस्ट पार्टी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एम, इसके निशान है हसिया, हथौड़ा एवं सितारा। ये तीनों एक साथ आपको दिखाई देंगे और स्थापना हुई थी 1964 में।
और इनकी विचारधारा जो मुख्य है वो है मार्क्सवाद और लेनिनवाद में इनकी आस्था है। मार्क्सवाद और लेनिनवाद ये आपको संभवतः आपने थोड़ा थोड़ा इस बारे में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। मार्क्सवाद जो है वो मजदूर और किसानों को फेवर करते हैं, मतलब उनकी स्थिति को सुधारने में विश्वास रखते हैं। इनकी सरकार चलाने का जो मुख्य तरीका होता है वो मजदूर और किसान वर्ग की स्थिति को सुधारने से होता है। समाजवाद धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध, ये इनकी मुख्य विचारधारा है। इसी तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो दूसरी है, जिसका चुनाव चिन्ह है गेहूं की बाली एवं हसिया, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। अब आप देखिए ये इससे पुरानी है, ये 1964 है और ये 1925 है, तो कौन पुराना हुआ आप समझ जाओ। इसकी भी वही विचारधारा है और अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध इत्यादि। अब बात कर रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब देखो पहले नंबर पे और लास्ट नंबर पे दोनों पे आप ध्यान से देखिए, दोनों में कांग्रेस लिखा हुआ है, लेकिन फर्क क्या है, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है। उसके पीछे पार्टी नहीं लिखा हुआ, इसके पीछे पार्टी भी लिखा हुआ है। इसका निशान है टेबल घड़ी और इसकी स्थापना की गई है 1999 में। गांधीवाद धर्मनिरपेक्षता सामाजिक न्याय और संघवाद इसकी मुख्य विचारधारा हैं। और ये जो पार्टियों के नाम बताए गए हैं ये 2006 में भारतीय चुनाव आयोग की संस्तुति के आधार पर बताए गए हैं। मतलब ये अभी तो चल रहा है 2020, तो 2019 के आधार पर, क्योंकि चुनाव 19 में जैसे हुए हैं पिछली साल, तो 19-20 बोलेंगे हम इसे। तो जो सरकार जिस तरीके से इलेक्शन हुए हैं और सरकार बनी है उसके आधार पर ये डाटा बदल गया हो, इसकी पूरी संभावना है। तो 2019, चलिए डाटा जो बदल गया वो यहाँ दिया हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जो स्थिति है इन पार्टियों की, मतलब इसकी 52 सीटें, इसकी 303 सीट, इन्होंने जीत हासिल की 10 सीटों पर, इन्होंने 3 पर, इन्होंने 2 पर और इन्होंने 5 पर। तो ये आपने देखा। अब आप जो है जितनी यहाँ पे पार्टी के नाम दिए हैं इनकी स्थापना वर्ष और चुनाव चिन्ह याद करेंगे और विचारधारा के मुख्य तत्व भी आपको याद रखने हैं। हो सकता है पेपर में इनमें से कुछ पूछ लिया जाए। डेफिनेटली ये सीट तो नहीं पूछी जाएंगी जो यहाँ दी गई हैं, ये सीटें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन बाकी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें से कि स्पेशल जो हैं वो आपके लिए हैं ऊपर से 3, ये तो मुख्य हैं, इन्हें तो आपको याद रखना ही है। इसके अलावा भी जो दिए गई हैं उन्हें याद रखने की पूरी कोशिश आप कर सकते हैं। तो चलो अब बढ़ जाते हैं प्रश्न उत्तरों की ओर। लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य का प्रांतीय दल है? तो ये मैं आपको बता दूं, मैं इसका उत्तर आपके लिए लेकर आई हूं। तो ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है ये है हमारी बिहार की पार्टी। तो आपने नाम सुना ही होगा लोक जनशक्ति पार्टी का, और ये बिहार प्रांत से है, बिहार राज्य से संबंधित है और ये बिहार का एक प्रांतीय दल है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर एक नोट लिखना है, तो अभी हमने पढ़ा ही उसके बारे में कुछ जानकारी, उसी के आधार पर हम इसे लिख देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। इस विचारधारा के मुख्य तत्व जो हमने पढ़े वो लिख दिए हैं और इसकी 2019 में जितनी सीटों पर इसने जीत हासिल की वो लिख दी है। आप चाहें तो यहाँ पर और ऐड करके कुछ बातें लिख सकते हैं, जैसे इस पार्टी की स्थापना एओ हयूम नामक व्यक्ति ने की थी 1885 में, और इसके जो मुख्य नेता रहे हैं अब तक, उसमें आप मुख्य नेताओं के नाम लिख सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी, नेहरू जी। इस तरह से इस प्रश्न को आप बड़ा, अगर इस प्रश्न का अलग 5 या ज़्यादा नंबर का मार्क्स का अगर उत्तर आता है लिखने के लिए, तो आप इस तरह की बातों को किसी भी प्रश्न में जोड़कर, मतलब अगर किसी पार्टी के बारे में आता है तो उसे जोड़कर आप बड़ा कर दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी पर नोट लिखने के लिए आया है, तो जो हमने पढ़ा वो सब लिख दीजिए। कि इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, इसकी विचारधारा ये है। उसके बाद अगर इस प्रश्न को बड़ा करना है तो फिर आप लिख दीजिए इसके प्रमुख नेताओं के नाम बता दीजिए, फिर बता दीजिए वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है इसी पार्टी से, उनका नाम ये है। ऐसे करके प्रश्न का उत्तर जो है वो बड़ा हो जाएगा। और आप कुछ मुख्य काम लिख सकते हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में मौजूद है, कुछ चीज़ों के बारे में आपको अभी जानकारी है ही, तो उन्हें लिख दीजिए। तो इस तरीके से प्रश्न का उत्तर बड़ा हो जाएगा। फिर हमसे अगला पूछा है कि कुछ नाम दिए हैं, जैसे दिया है कर्नाटक,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। और फिर इन्होंने हमसे कहा है कि एक प्रांतीय दल के बारे में पता करना है और फिर लिखना है। तो इन सभी जगहों से हमें एक एक प्रांतीय दल का पता लगाना है और फिर लिखना है। तो हर जैसे अब हमने कहा कि दिल्ली का प्रांतीय दल कौन सा है, तो हमने कहा दिल्ली का प्रांतीय दल जो है आम आदमी पार्टी है। तो ऐसे इन जगहों के भी प्रांतीय दल है, मतलब राज्य वाले दल हैं। जैसे हमने कहा लोक जनशक्ति पार्टी बिहार का प्रांतीय दल है, तो एक एक नाम हमें लिखना है। तो चलो लिख देते हैं। कर्नाटक से जनता दल, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राष्ट्र समिति, तमिलनाडु से अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, और फिर उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोकदल, पश्चिमी बंगाल से ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट जो बहुत सारी नॉलेज लेकर आई है हमारे लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से वीडियो को कर दें लाइक, वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का निशान भी आ रहा है जो रेड कलर का, उसको क्लिक कर दे। कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको हमारी सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो ये थी आज की बातें, और आगे बढ़ने से पहले एक लास्ट बात, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए अच्छे बच्चों की तरह वीडियोस को अपनी क्लास के फ्रेंड्स के साथ और दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के ठीक नीचे आ रहा है शेयर का निशान, शेयर पर क्लिक कीजिए, और अब आप वीडियो को व्हाट्सएप पर, FB पर, जिस मर्जी उस एप्लीकेशन पर शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही नॉलेज वाली अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ, वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।